गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में फिजिक्स में प्रथम यूनिट हम पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पाठ्यक्रम की संपूर्ण विवेचना पढ़ी, उसके दोष, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि का अध्ययन किया। फिर पिछली कक्षा में पिछले सोमवार को हमने पाठ्यक्रम की जो विचारधारा थी, जो अवधारणा है, जो परियोजना है, किस किस ने क्या परियोजना चलाई, उनको अपने अध्ययन किया था, जिस पर हमने वैश्विक स्तर पर जो परियोजना चलाई गई उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें निफिल्ड एक परियोजना है भौतिक विज्ञान के संदर्भ में, वो उसके बारे में, उसके कार्य, उसके दोष और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है भारतीय पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन सी परियोजना चलाएगी। तो भारतीय पाठ्यक्रम के लिए मुख्य रूप से चलाया गया था विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 चलाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में शिक्षा एक तो अनिवार्य करना, ठीक है, और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, एक गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण करना और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। एनसीएफ में ये चीज पाठ्यक्रम डेवलप किया। 2005 में इसका मुख्य स्वरूप आया था और शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रथम प्रयास किया गया था 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उसमें प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है, 1986 में प्रथम बार इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना का एक विचार उत्पन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये 1988 में इसकी संरचना थोड़ी बहुत विकसित की गई। ठीक है, संरचना विकसित हुई, इसमें कुछ पॉइंट रखे गए। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो विभाग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस पर काम किया गया। 2000 में सन 2000 में इसमें इसकी संरचना तैयार की गई और अंतिम रूप इसको दिया गया 2005 में, इसलिए आप इसको बोलते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ही राष्ट्र में, एक ही राष्ट्र को सभी तरह के चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय का एक पाठ्यक्रम बनाया जाए। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जैसे वैश्विक लेवल पर एक पाठ्यक्रम बना, इसी आधार पर भारतवर्ष में भी एक पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई। ये परिकल्पना बहुत ही आदिकाल से चली आ रही है कि एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग राज्य के हिसाब से नहीं होने की, कोई क्षेत्रीय हिसाब से नहीं होगा, एक ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य था एक ही संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम का निर्माण करना, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परियोजना कहा गया या संरचना कहा गया, जो 2005 में हमें पूर्ण रूप से समाहित की गई। ठीक है, मुख्य रूप से क्या था कि शैक्षिक, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है, धार्मिक परिस्थितियाँ अलग है, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग है, भाषाई इतनी सारी भाषा है, जाति है, धर्म, संप्रदाय है। ठीक है, कई भौगोलिक स्थित क्षेत्र है, तो उनके लिए अलग अलग डिवीज़न में बांटते हैं, तो एक अखंडता और एकता के रूप में ये पाठ्यक्रम विकसित न हो पाता। इसलिए एनसीएफ ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की, एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर काम किया और एक संपूर्ण पूरे भारतवर्ष का एक संपूर्ण पाठ्यक्रम डिसाइड किया जो इस पूरी शिक्षा के लिए उपयुक्त है और अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें कुछ बिंदु शामिल किए गए थे कि इसमें क्या क्या, इसकी विशेषता कह लो, इसके सिद्धांत कह लो, इसकी महत्वता कह लो, उपयोगिता कह लो, सब पॉइंट एक में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट शामिल किए गए? मुख्य रूप से प्रथम पॉइंट है बोझ रहित शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा के अवसर यह शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, प्रथम आएगा बोझ रहित शिक्षा, मतलब शिक्षा बोझिल न होकर एक तर्क और चिंतन का विषय होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पाठ्यक्रम या कुछ भी व्यवस्थित ढंग से कुछ चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो हमें शिक्षा का स्तर कम दिखाई देता है। बच्चों में वो बोझ, बच्चे उसको बोझ समझने लगते हैं, अध्ययन को, अधिगम को बोझ समझने लग लेते हैं। ठीक है,
उस विषय या उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति उदासीन हो जाते हैं, रुचि न ले पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब एक बोझपूर्ण शिक्षा है। क्या तो एनसीएफ ने क्या कहा है, शिक्षा कभी भी बोझपूर्ण नहीं होनी चाहिए, उसमें व्यवस्थित रचनात्मक और सृजनात्मक तरीकों से हमें अध्ययन करवाना चाहिए। उसमें रचनात्मक का भाव, रचना का भाव होना चाहिए, जिससे बच्चा खुद करके सीखे कुछ चीज़ काम, विषय को भी पढ़ने में रुचि ले, ठीक है। इन क्रियाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो शिक्षा कैसी नहीं होनी चाहिए, बोझपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बोझिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषा शिक्षा, भाषाई शिक्षा का समावेश, ठीक है। भाषा, किसी भी पाठ्यक्रम में भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, तो भाषा का शिक्षा आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जिसमें भाषा कौन कौन सी आएगी। एक तो राष्ट्रभाषा आ जाएगी, जैसे हमारी राष्ट्रीय या राज्य भाषा या राजकासी भाषा हिंदी है। फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश आ गई, उर्दू आ गई, फारसी आ गई, ठीक है, रशियन और फ्रांसी, ये सारी भाषा आ गई, इसका भी कौशल दे सकते हैं। फिर क्षेत्रीय भाषा का भी इसमें प्रावधान किया गया, मुख्य रूप से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का। तो सभी तरह की, एक तो एक विदेशी भाषा, एक राजभाषा जो राजकार्य चलता है, और एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हमेशा होना चाहिए, थर्ड लैंग्वेज का, ठीक है। तो इसमें भाषा कौशल का समावेश किया गया। थर्ड है अनुदेशन का माध्यम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अनुदेशन का माध्यम, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ आपको प्रदान की गई है, आपको अनुदेशन दिया गया है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो वो होता है अनुदेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए आपको, वो। तो अनुदेशन का शुरू से एक विवादास्पद चीज़ रही है कि अनुदेशन कौन देगा और अनुदेशन हम किसका अनुदेशन माने। तो एनसीएफ ने क्या माना है, एनसीएफ ने माना है मातृभाषा। अनुदेशन का माध्यम क्या माना है, मातृभाषा, ठीक है। प्रथम बार जब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि बालक पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, तो किसमें दिया जाएगा, मातृभाषा में। यानी उसने कहा कि 2 वर्ष तक स्कूल में केवल मातृभाषा में ही अध्ययन करवाया जाए, क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में। जैसे गुजरात में है तो मातृभाषा उनकी गुजराती होगी। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग हिंदी, कुछ एरियो में तमिल, तेलुगु, मराठी, राजस्थानी, ये सारी भाषाएं। तो बच्चों को 2 वर्ष तक विद्यालय में केवल मातृभाषा में अध्ययन किया जाए। इसका महत्व क्या रहेगा कि बच्चा शिक्षा के प्रति, अगर उसे खुद की भाषा में ही शिक्षण करवाया जा रहा है 2 साल तक प्राथमिक स्तर पर, तो वो बच्चा अपनी शिक्षा को पूर्णतः ग्रहण कर लेगा, ठीक है। उसे सब कुछ समझ में आएगा कि ये तो मेरी ही भाषा में मुझे शिक्षा दी जा रही है, तो वो आसानी से समझ पाएगा। अगर यही चीज़ हम किसी और भाषा में करते तो उसे अधिगम की प्रोसेस में थोड़ा धीमा आता और 2 साल में ही वह पढ़ाई से अपना मुंह मोड़ लेता। तो इसके लिए अनुदेशन का माध्यम क्या रहता है, मातृभाषा 2 वर्ष तक विद्यालय में मातृभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। फोर्थ है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। सामान्य विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एक नियम, एक ग्रुप और एक व्यवस्था, ठीक है। मतलब सामान्य विद्यालय एक ग्रुप होगा, एक नियम से चलेंगे और व्यवस्था होगी। मतलब सभी विद्यालय, जैसे किसी शहर में बहुत सारे विद्यालय, 50 विद्यालय है, तो 50 विद्यालय ही एक ही पाठ्यक्रम पर चलेंगे, एक ही रूप होगा, एक ही नियम होगा, एक तरह की ही व्यवस्था चलेगी। तो वो सारे सामान्य विद्यालय में अरेंज किए जाएंगे, ठीक है। 5th पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। विद्यालय शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देंगे। विद्यालय के स्तर पर किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल तरह से बंद कर दी गई। सभी धर्मों को समान आदर से देखा गया, सभी धर्मों को समान तरीके से देखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता विद्यालय स्तर पर कोई भी तरह की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। फिर यह सामाजिक भावना का समावेश, सामाजिक भावना से समझिए कि समाज से प्रति, क्योंकि विद्यालय
परिवार ये सब एक सामाजिक संस्था है, विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। तो ये हमें समाज के प्रति जागरूक करेगी। समाज में जितने भी रीति रिवाज है, संस्कृति है, धार्मिक स्तर है या सामाजिक स्तर है, जो कल्चर है, उससे हमें अवगत कराता है विद्यालय। तो इस सब सामाजिक अध्ययन में ये सारी चीज़ों को अध्ययन किया है। इसके लिए देखो कौन सा सेक्शन शामिल किए, पर्यावरण शामिल किए, पर्यावरण समाज है, ठीक है, परिवार, आस पड़ोस, सामाजिक स्तर, सामाजिक के मूल्य, सामाजिक, ये सारी चीज़ें, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए, ठीक है। सातवां है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का भाव। एक ही तरह का पाठ्यक्रम है पूरे राष्ट्र में, तो राष्ट्रीय एकता का भाव भी उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता के सभी संभव प्रयत्नों को शामिल किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र सर्वोपरि के रूप में रखा जाता है और राष्ट्र को एक ही दृष्टि से देखने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। भले वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म का हो, राष्ट्र के रूप में ही उसे शिक्षा दी जाएगी। 8वां नंबर है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा कैसे होगी? रुचिपूर्ण, यानी बालक के रुचि के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय करते हुए तथ्य विशेष ध्यान दिया गया है कि पाठ्यक्रम में छात्रों के निरस्ता का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के अनुसार रुचिपूर्ण हो, बालक उसमें रुचि ले सकते हैं और बालक अपनी रुचि अनुसार कोई भी विषय वस्तु पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन कर सकता है। तो रुचि का इसमें समावेश करेंगे, ठीक है। तो ये एनसीएफ द्वारा 8 विशेषता है, 8 पॉइंट है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। टोटल 16 या 17 पॉइंट है, तो बाकी के पॉइंट के बारे में, बाकी की विशेषता के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो बाकी की विशेषता में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस